हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। डेट 25 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है न्यूरालिंक इम्प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते थे, सोच सकते थे। टेलीपैथी पता नहीं कभी पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका क्या यूज़ हो सकता है। हम लोग एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ हमने मूवीज़ में देखा है। हम लोग बात कर रहे हैं एक ब्लाइंड पर्सन को देखने की विदाउट आइज़, मतलब बिना आंखों के कैसे देख सकता है कोई इंसान। पूरा का पूरा खेल जो है ना, वो एक्चुअल में न्यूरॉन्स के ऊपर है कि हमारे ब्रेन सिग्नल्स जो होते हैं वो ही सब चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कैमरा लगा दें जो कि सेम सिग्नल भेजे जो कि रियल आइज़ भेजती है, तो हमारा काम हो जाएगा। और इसी की बात करता है न्यूरालिंक इम्प्लांट। एलॉन मस्क ने पहली बार ह्यूमन के ऊपर भी इसको सक्सेसफुली इम्प्लांट करके देखा है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस ऐसे समय काल में जी रहे हैं जहाँ पर इन सभी डेवलपमेंट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। अगला आर्टिकल हमारा इनसैट 3D सैटेलाइट के ऊपर है। ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली वेदरिंग के लिए यूज़ होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स में कुछ भी अगर चीज़ें बतानी होती हैं या फिर फॉरकास्ट करना होता है उनके लिए है। कैंसर जीनोमिक्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे पेशेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। लाख पेशेंट्स हैं टोटल, जिनकी हम इस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। अब इनके जीन्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर एक टाइप ऑफ जीन कैसे इनके लाइफ के जीन्स में चेंजेस लेके आया, म्यूटेशन कैसे हुआ है, उन सभी की स्टडी करके हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज निकालने की कोशिश की है कि भाई एक पैटर्न होगा, ऐसा वाला प्रॉब्लम है तो ऐसी जीन्स होगी, ऐसा वाला प्रॉब्लम है तो दूसरे तरीके की जीन्स म्यूटेशन होगी। अब उससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो मेडिकेशन प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाएगा, काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। तो वो कैंसर जीनोमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में पल्सर ग्लिच, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यूपीएससी ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लाइक पल्सर, निब्यूला, जायंट रेड स्टार क्या होता है, डाइंग स्टार क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद मतलब हम लोग ना पूरी एक स्टार की जर्नी देखते हैं आज, कि कैसे स्टार फॉर्म होता है, कैसे मर जाता है। और इस पूरे लाइफ साइकिल में हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सभी डिफरेंट टर्म्स। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल पिक्चर्स लिए हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या बता सकते हो, ये जो चमकता हुआ ऐसे डिस्को लाइट जैसा फेंक रहा है, कोई नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। और तब तक आर्टिकल तक वेट करो, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल 1995 का एक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में पूछा करती है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन है और बताना है कि कौन सा आंसर है, ABCD। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। बढ़ते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल की तरफ, जो है न्यूरालिंक से रिलेटेड। इलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक नाम से, और इसको लास्ट ईयर मई 2023 में अप्रूवल मिल गया था कि भाई ह्यूमन के ऊपर भी आप ट्रायल कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सेट ऑफ सीरीज़ ऑफ बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और उसको शोकेस किया था, जिसके थ्रू इनको बहुत ही मुश्किल से ही सही लेकिन ये अप्रूवल मिल गया था। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए आयाम खुलने लगे। पहले एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स के ऊपर में किए गए, तो बहुत बार ऐसा न्यूज़ में आया ना कि हर बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। 95 पिग्स के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें बाद में देखा गया 28 पिग्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांट इनके अंदर लगाया गया था वो शायद इनके बॉडी साइज़ के हिसाब से अडाप्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको धीरे धीरे करके रिजॉल्व किया गया। और आज के डेट में हम इस लायक बन चुके हैं कि हम लोग अपने ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, टेलीपैथी की बात हो रही है। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है पता है आपको? मतलब आप लोग सिर्फ ब्रेन टू ब्रेन कनेक्ट कर सकते हो। अब ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ह्यूमन ब्रेन हो और एक डिजिटल ब्रेन हो, है ना। डिजिटल ब्रेन का क्या मतलब है? डिजिटल ब्रेन का मतलब है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब कहीं पर भी है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपकी टीवी स्क्रीन्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेलीपैथी जो मेरे और आपके बीच में हो। टेलीपैथी ऐसे भी हो सकती है कि आप किसी गैजेट को बिना टच किए हुए सिर्फ सोच सोच के ही चला ले रहे हो, है ना। ये भी एक प्रकार की टेलीपैथी है। तो ऐसा देखा गया कि जब हम लोगों ने मंकीज़ के अंदर में ऐसे इम्प्लांट किए तो मंकी वेयर एबल टू प्ले द गेम्स, जो उनको सिखाने की ज़रूरत, थोड़े ही ट्रेनिंग पे आराम से वो खेल ले रहे थे, क्योंकि उनको कुछ एक्शन नहीं करना था, उनको सिर्फ सोचना था और उस थॉट से वो बहुत ईजिली उस गेम को खेल पा रहे थे। अब इसीलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन इम्प्लांट क्या है। जैसा कि आप लोगों ने शायद इस मशीन में देखा होगा, ये सिंपल सा ये जो मशीन है ना, ये आपके ब्रेन के ऊपर ऐसे चिपका दिया जा रहा है
और ये आपके ब्रेन सिग्नल्स को एज ए कमांड रिसीव कर रहा है या फिर कमांड जनरेट भी कर रहा है। और फिर इसी चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर से, आपके मान लीजिए हाथ कट गए हैं या पैर कट गए हैं, उन लिम्ब से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। कोई भी रोबोटिक आर्म हो सकता है आपके लिए, उन सबको कंट्रोल करने की बात है। ये कनेक्शन कैसे होता है? तो वही ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया है जो कि ब्रेन के मैसेज को रीड कर सके। जैसे कि हम लोग अपना सिर हिला रहे हैं, अभी कॉपी पेन उठा के आप कुछ भी लिख रहे हो, ये सब ना कुछ वॉलंटरी एक्शंस हैं। और इन वॉलंटरी एक्शंस के लिए हमारे ब्रेन के अंदर कोई ना कोई सिग्नल रिस्पॉन्स करता है। तो अगर हम एक ऐसी स्टडी कंडक्ट कर ले जिससे कि हर एक एक्शन को हम परसीव कर ले कि हाँ भाई ये एक्शन जब भी करते हैं तो ब्रेन का ये वाला पार्ट वर्क करता है, इसी तरीके से ब्रेन की पूरी मैपिंग की गई है, स्टडी की गई है और फिर ये इम्प्लांट की बात की जा रही है। इसके एप्लीकेशंस बहुत ही शानदार हैं, जैसा मैंने अभी ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बताया है। सिमिलरली ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनको होती है, मान लीजिए पार्किंसंस डिसीज़ है। पार्किंसंस डिसीज़ क्या है? बुढ़ापे के साथ साथ आप लोग देखते होंगे कि आपके मसल्स में ट्रिमर्स आते हैं। ट्रिमर्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो ब्रेन है ना, वो प्रॉपर सिग्नल फिर कनेक्ट नहीं कर पाता है या भेज नहीं पाता है उस जगह तक, तो फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। वो शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, आपका शरीर झुक जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पार्किंसंस डिसीज़ तो बहुत ही कॉमन है हमारे ओल्ड एज पर्सन्स में। एपिलेप्सी एक प्रकार का सीजर्स बोल सकते हो आप लोग, जिससे कि न्यूरॉन आपको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि ब्रेन फंक्शन करना बंद कर लेता है। और जब फंक्शन करना बंद करता है तो वो एब्रप्ट बिहेवियर शो करता है, मतलब इनवॉलेंटरी आप कुछ ऐसे एक्शंस करते हो जो कि शायद आप कभी ना करो। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। देखो, ब्रेन इम्प्लांट जो है वो आपके प्रोस्थेटिक लिम्स या फिर रोबोटिक आर्म्स, इन सब में काम आ सकता है। और कॉग्निटिव इन्हांसमेंट के लिए भी, कि आपकी मेमोरी शार्प करनी है, आपकी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से प्रोसेस करना है। तो यहीं पर आ रहा है कि फ्यूचर में भाई एग्ज़ाम देने गए हो, आपने ऐसा ही बढ़िया न्यूरालिंक से इम्प्लांट मंगा लिया है, सारी चीज़ें आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मूवीज़ में देखी गई हैं कि आपने अपनी ब्रेन की कैपेसिटी ही बढ़ा दी। तो ब्रेन की कैपेसिटी सच में बढ़ सकती है इस न्यूरालिंक की वजह से। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मिलता है मौका ऐसे कुछ इम्प्लांट लगाने का, तो आपकी थॉट प्रोसेस कहाँ तक जा रही है? क्या करना चाहोगे सबसे पहले? यूपीएससी क्लियर करने के अलावा थोड़ा दूर का और बड़ा सोचना है ना। ठीक है। न्यूरालिंक, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, 2016 में इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बनाती है। तो ये रहा पूरा आर्टिकल। एक बार एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी पीडीएफ्स या फिर टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ आपके आंसर्स देने के लिए। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि भाई एम्पेम्बा इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर देख लो आप। ये एम्पेम्बा इफेक्ट एक बार समझाता हूँ। वैसे तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पेम्बा इफेक्ट जो है वो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था, और साथ ही साथ एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ये बताता है कि गर्म पानी ज़्यादा तेज़ी से फ्रीज़ हो जाता है बजाय ठंडे पानी के। मतलब कि अगर आप 2 बॉटल्स रखते हो, है ना, ये 2 बॉटल में एक में कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर है। अगर आप इन दोनों को फ्रिज में रखोगे, फ्रीज़र में रख दोगे इनफैक्ट, तो हॉट वाटर जो है ये तेज़ी से आपका कूल हो जाएगा, मतलब कि जम जाएगा, और ये थोड़ा टाइम लेके जमेगा। ये तो आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, और ये इनफैक्ट सबको पता है ना। लेकिन प्रॉब्लम है इसके एक्सप्लेनेशन में। आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। ये जो वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है, ऐसा क्यों करता है एक्चुअल में? सोचो, मतलब मुझे तो लगता है हज़ारों सालों से लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट स्टिल वी डू नॉट नो द रीज़न। बहुत ही प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे प्रपोज्ड थ्योरीज भले हैं कि भाई इवोपोरेशन का एक इफेक्ट हो सकता है, कि हॉट वाटर जो है वो ठंडा होते ही फटाफट से इवोपोरेट होकर कूल होने लगता है, जबकि कोल्ड वाटर थोड़ा इवोपोरेशन का कोई टेंडेंसी नहीं रहेगा उसमें। कुछ लोग बोलते नहीं, कन्वेक्शन का खेल है, कि एक बीकर में अगर हमने पानी रखा है तो जब ठंडा पानी होगा ना, वो ऊपर से जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लेयर सबसे पहले ठंडा होगा, और ये ठंडा होते ही एक इंसुलेटर जैसा काम करने लगता है। इसीलिए इसके नीचे का जो ठंडा होने वाला फिनोमेना है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, जबकि दूसरा गर्म पानी जो है ना, वो हमेशा नीचे से ठंडा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि सारा गर्म चीज़ ऊपर आता रहेगा। ये तो हमने पढ़ा ही है।
तो गर्म चीज़ जब हमेशा ऊपर आता रहेगा तो नीचे से जब ठंडा होगा तो ये पूरा कन्वेक्शन करंट चलेगा, इस कन्वेक्शन करंट से इसका लेयर बाय लेयर तेज़ी से कूल होते हुए जम जाएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट जो ठंडा एक लेयर बना देता है इसके तरफ, जिससे कि बाकी कन्वेक्शन और भी तेज़ हो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं इसको, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। तो बस आपको इतना ही समझना है मेम्बा इफेक्ट क्या कहता है, उसके पीछे का अभी साइंटिस्ट को भी रीज़न नहीं पता है, तो इसीलिए हम उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर नहीं सकते। ठीक है, इनसैट 3D सैटेलाइट की बात करते हैं। ये आपके मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अभी हाल फिलहाल में 25 जनवरी को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको उड़ान दी गई है GSLV के द्वारा। तो इनसैट 3D सैटेलाइट जो है ना, वो बेसिकली तीसरा सैटेलाइट है क्योंकि 2 सैटेलाइट ऑलरेडी जा चुका है, एक 2013 में गया है, एक 2016 में गया है। ये ऐसे सैटेलाइट्स थे जो कि ओशन सरफेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, लैंड सरफेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, कोई भी अगर मान लीजिए साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है उसके बारे में बता सकते हैं, वेदर फॉरकास्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनसैट 3D सैटेलाइट्स कर सकते हैं। बेसिकली वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट बोलते हैं इन लोग को। तो अब आप ये समझ सकते हो कि इसको कौन बनाता है। देखो, इसरो और IMO, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में इसको बनाया है और इसको पूरा फंड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से। पेलोड जो है अभी जो इस बार गया है ना, उस पर कुछ पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि कुछ तो मेट्रोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर है, जो कि आप ऐसे ही समझ सकते हो कि क्लियर इमेज ले सकता है। कुछ अगर साउंड की ज़रूरत है, जिसको कि सुनने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें, तो वो उसको और इन्हेंस्ड मोड में सुन सकता है। तो ये सभी के सभी हमारे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में आप देखोगे तो डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर है और सैटेलाइट एडिट सर्च एंड रेस्क्यू SASSR, ये भी ट्रांसपॉन्डर है। ये 2 चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की गई हैं। इन सब के जरिए ना एक्चुअल में ये करता क्या है कि जितने भी मान लीजिए फ़ोटोज़ इसने क्लिक किए, इन सब का एक डिजिटल कन्वर्जेंस होते हैं, जो कि उसको हम लोग कुछ टेबल्स, ग्राफ, चार्ट, इन सब में तब्दील करते हैं। और इससे हम लोग एक प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं कि भाई अगर ये पिछले इतने दिनों से ये इमेजेस बिल्ड हो रही हैं तो अगला कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब इसके लिए एक ह्यूज रिसर्च लगा हुआ है, तब ये जाके अब ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। वैसे भी आपको पता होगा कि पहले हम लोग 2 या 3 दिन तक ही वेदर फॉरकास्ट कर पाते थे, अब हम लोग आराम से 6 से 7 दिन तक भी बहुत ईजिली फॉरकास्ट कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? इनसैट 3D सैटेलाइट का पूरा ग्रुप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में भी हमें बहुत ईजिली बता देता है। तो सिंपल सा ही आर्टिकल था, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगला आर्टिकल हमारा कैंसर जीनोमिक्स से रिलेटेड है। इसमें एक्चुअल में देखो क्या है कि एक यूके का एक्सपेरिमेंट है 1 लाख जीनोम प्रोग्राम। ये 1 लाख जीनोम प्रोग्राम एक्चुअल में बहुत सारे लोग के ऊपर कैंसर के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए स्टडी करता है। तो इंडिया के साइड से भी ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि 13,800 पेशेंट्स के ऊपर में स्टडी किया गया है। तो अब ये क्या कहता है, देखो जब भी कैंसर क्या होता है, वैसे आप बता सकते हो, कैंसर इज़ लाइक एक पर्टिकुलर सेल है जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको कि हम रोक नहीं पाते हैं। हमें रीज़न नहीं समझ में आ पाता है, रीज़न समझ में भी आ पाता है तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम उसको रोक लें। इसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। तो कैंसर एक प्रकार का डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ भी हो सकता है, जेनेटिक कॉजेज़ के साथ में हो सकता है, जो कि हेरिडिटरी होगा नेचर में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। ये सारे कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि जीन्स, मतलब एक पेरेंट अपने चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है ना कि आखिरकार हम ये इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, लाखों पेशेंट्स के ऊपर ऐसी क्यों रिसर्च कंडक्ट की जा रही है। देखो सिचुएशन ही इतना ग्रेव है। एक रिसर्च ये बताता है कि हर साल पूरे विश्व भर में लगभग हर साल 20 मिलियन नए केसेस आते हैं सामने हमारे, और सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 1.4 मिलियन केसेस हर साल नए आते हैं। अब आप समझो कितना बड़ा नंबर है ये। साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये कैंसर का जो स्प्रेड रेट है ना, ये लगभग 60% तक बढ़ जाएगा। मतलब कि ये दूसरा रीज़न बन जाएगा सबसे ज़्यादा डेथ के लिए। तो इसीलिए इतना ग्रेव सिचुएशन है। जब तक हम लोग को इसका एक्यूरेट इलाज नहीं पता चलेगा ना, तब तक हम लोग इसको कुछ सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अब हमें ये देखना है ना कि एक्चुअल में ये जो हम लोग पढ़ रहे थे 1 लाख जीनोम प्रोग्राम, ये है क्या। उसके पहले सबसे पहले समझो कि ये जीनोमिक्स क्या होते हैं, जीनोम क्या होता है वो समझना पड़ेगा, जीन क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये देखो ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारे पास। सेल्स के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स।
कितने ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास हर सेल के अंदर में, जो कि हमारी हेरिडिटी बताते हैं या फिर बहुत सारे ट्रेड्स बताते हैं। कैसे बताते हैं? ये एक्चुअल में ना कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग शेप में होते हैं। इन स्ट्रिंग्स को अगर हम लोग फर्दर ओपन करते हैं तो ये हिस्टोन, प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लिपटे हुए होते हैं, और ये जो लिपटे हुए हैं अगर इनको भी हम थोड़ा ओपन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रैंड में हमें सामने दिखते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं DNA, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि ये इनके आप देखोगे ना, ये जो बेस पेयर्स होते हैं ATCG, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी जो बेस पेयर्स हैं इन पे मिलके बनते हैं। अब क्या है कि एक सेट ऑफ जीन अगर हम पकड़ते हैं, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक जीन है, जो कि इनके जो कॉम्बिनेशन है ना ATCG, CGA, ATTTTCG, ऐसे मान लो कुछ भी लिखा होगा, ये जो एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रैंड है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं जीनोम। ये जीनोम क्या होता है? दीज आर द रेंज ऑफ जीन। एक ऐसी रेंज है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड की तरफ इशारा कर रही है या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ इशारा कर रही है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जीन जो है ये आपके आँखों को काला बनाती है, या फिर आपके आँखों के काले रंग को दर्शाती है, या फिर आँखों के रंग को दर्शाती है। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपकी आँख के रंग भूरा हो जाएगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपका ब्लू आइज हिप्नोटाइज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का जीनोम है। ये जीनोम ये दर्शाता है। अब हम लोग क्या करते हैं? जीनोम्स की सीक्वेंसिंग करते हैं कि आखिरकार इस जीनोम में आपकी DNA के जो ये बेस पेयर्स है ना, ये किस सीक्वेंस में, उसको बता देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग। उसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हम लोग ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग एनालिसिस से जितने भी ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं ना, उनको ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस हिसाब का या फिर कहाँ का कैंसर है, और उनके जीनोम्स में क्या बेसिक चेंजेस, क्या म्यूटेशन आया है, किस सेल्स में, किस जीन्स में कहाँ पर चेंजेस आए हैं। तो इस हिसाब से जो भी DNA ऑल्ट्रेशंस है ना, उन ऑल्ट्रेशंस को पढ़ के हम लोग एक तरफ लिखते जा रहे हैं, और हम लोग एक सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ देखो, इसको भी ऐसे ही वाले प्रॉब्लम में ये सीक्वेंसिंग दिखी थी, इस वाले पेशेंट की भी सेम सीक्वेंसिंग दिख रही है। मतलब कि हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि जब भी किसी को भी इस प्रकार का कुछ कैंसर बन रहा होगा या इस पर्टिकुलर बॉडी सेल्स में कैंसर बन रहा होगा, तो उसके जीनोम्स में ऐसे चेंजेस या म्यूटेशन आ जाएंगे। तो उन्हीं ऐसे जो हमारे पास चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं ना, उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि मान लो कि सार्कोमास है। सार्कोमास जो होते हैं वो बोन या सॉफ्ट टिश्यूज़ के रेयर कैंसर्स होते हैं। आप बोल सकते हो कि इनको स्टेज 4 के कैंसर्स होते हैं। ये स्टेज 4 का कैंसर रेयरली क्योर्ड होता है, बहुत ही रेयर चांसेस इसको क्योर करने के। तो इन सभी चीज़ों में ओवेरियन कैंसर की आप बात कर सकते हो। अब इस कैंसर जीनोमिक्स से क्या होगा? हमारा ऑन्कोलॉजी और बेहतर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी क्या है? एक प्रकार की स्टडी है जिसमें हम लोग कैंसर के मेडिकेशन, इनकी ट्रीटमेंट, इनके रिसर्च की बात करते हैं। तो अब क्या होगा? हमारे पास इनोवेटिव अप्रोच होगा कि हम लोग किसी भी पेशेंट्स को जिस भी मेडिकेशन के थ्रू भी गुजारते थे, उनके लिए अब हमारे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ मेडिकेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली रीज़न पता चल गया ना कि इनका ये चेंज होगा, इनका पैटर्न पता चल गया, इनका फ्यूचर भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो अभी तक इस लेवल ऑफ पेशेंट्स में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, तो इनके साथ भी अब यही होगा। तो जेनेटिक म्यूटेशन को हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी से मिलता जुलता एक कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम है। ये क्या है? एक 20,000 प्राइमरी कैंसर पेशेंट्स का प्रॉपर एक स्टडी है, जिसमें हम लोग 33 कैंसर के टाइप्स हम लोगों ने निकाले थे। ये NCI और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन लोग का एक जॉइंट एफर्ट था 2006 में। मोर और लेस सिमिलर स्टडी करता था। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो एक है कोएटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी। ये हमारा नेशनल कैंसर ग्रिड जो है ना, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि हम लोग जितने भी कैंसर से लड़ने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन सबको हम लोग डेवलप करें। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है स्कीम को, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शियरी केयर ऑफ कैंसर स्कीम्स। तो इसमें क्या है कि हम लोग फैसिलिटीज़ इन्हांस करके और बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। देखो बेसिकली 2-3 टाइप के जो कैंसर्स होते हैं ना, वो बहुत ही डेडली होते हैं। जैसे कि एक माउथ कैंसर, आप लोग देखते हो सिगरेट के पैकेट पे और भी खतरनाक फ़ोटो होती है, मैं उतना खतरनाक यहाँ पर नहीं रख पा रहा हूँ। माउथ कैंसर, जिसको ओरल कैंसर बोल सकते हैं हम लोग। एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये भी बहुत कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाएगा क्योंकि ये सर्विक्स में डेवलप होता है, ये भी आप बोल सकते हो कि हेरिडिटरी है।
तो सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर्स, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का पार्ट है जिसका ट्रीटमेंट अभी तक या डायग्नोसिस बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए भी हम लोग कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अंदर आयुष्मान भारत स्कीम लगा रहे हैं, जिससे कि इनके ट्रीटमेंट और सबसे ज़रूरी क्या है, इनकी स्क्रीनिंग होना, तो उनकी स्क्रीनिंग और तेज़ी से हो सकती है। यहाँ पर एम्स के अंदर में हम लोग बहुत सारे ऑन्कोलॉजी के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ना, उसके अंदर जितने भी एम्स बन रहे हैं उसमें ऑन्कोलॉजी पर कुछ स्पेशल फोकस किया जाए। हमारा अगला आर्टिकल पल्सर ग्लिच से रिलेटेड है। इसको समझने की कोशिश करें उससे पहले हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि स्टार का लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड करेगा और यूपीएससी भी इन्हीं से क्वेश्चंस पूछती है। इस लाइफ साइकिल को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक है अपना स्मॉल स्टार। स्मॉल स्टार देखो सिर्फ इतना छोटा स्टार होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मास का होता है, इतना बड़ा हो जाए, इतना सफिशिएंट मास हो जाए जिससे कि उसके अंदर बस न्यूक्लियर फिजन ट्रिगर कर जाए। ऐसे मास को हम लोग स्मॉल स्टार बोल सकते हैं। कितना बड़ा हो सकता है भैया, ये आपके 13 जुपिटर एक साथ गोला बना दो उनका, जुपिटर का, इतना बड़ा हो सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक सोलर मास, है ना, इतना ही होगा। तो इसको हम लोग स्टार बुला सकते हैं। इसकी ज़िंदगी कैसे बीतती है ज़रा देख लेते हैं फटाफट से। ज़िंदगी की शुरुआत होती है गैस और डस्ट के क्लाउड से। इसमें कौन कौन से गैसेस होते हैं पता है आपको? डेफिनेटली पता है। इसमें होंगे हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम ग्रेविटी से एक साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और जितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी से इनवर्ड पुश इसको मिलता है, उतना ही ये गर्म होता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि ये इतना गर्म हो जाता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने की ही देरी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम एक हीलियम एटम में चेंज होता है, और ये स्लाइटली हेवियर होता है, तो इसीलिए ये बीच में इसके जमना स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआती दौर में जब हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा था, जो कि एक फ्यूल जैसा काम करता है, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, तो वैसा चल रहा था मस्ती से। खूब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और इससे बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जो कि हम लोग को प्रॉपर एक जलता हुआ कोई एक हेवनली बॉडी मिलता है, सन टाइप का दिखता है, इतनी एनर्जी एमिट करता है। तो ये वैसे ही चल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये धीरे धीरे ये सन जो है इस स्टेज पर आते आते इसको ना काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसमें। फिर क्या होता है कि ये भी स्टेज बहुत दिन तक होल्ड ऑन रहता है आराम से। फिर ये धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम्स को ख़त्म करता है। हाइड्रोजन एटम्स को ख़त्म करने के लिए इसको अगेन 100 मिलियन ईयर्स लग सकते हैं, इतना आराम से लगता है, बिलियन ईयर्स तक भी लग सकते हैं इसको। लेकिन पूरा गेम तब चेंज होता है ना जब यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल फाइनल अमाउंट में हाइड्रोजन का एटम बचा होता है। अब क्या होता है, यहाँ से गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। इसको आप इस तरीके से पढ़ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से वापस इस पे। अब देखो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है ना, तो इसके कोर पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, कोर और फर्दर श्रिंक होता है, और एनर्जी और एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन से और ज़्यादा एक्सपेंशन धीरे धीरे होता है, और हाइड्रोजन ख़त्म होता है और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। और इसीलिए एक ऐसा मोमेंट आता है जब ये अपने फुलेस्ट कैपेसिटी पर होता है, और इस पूरे प्रोसेस में भी ये बहुत सारे बिलियन ईयर्स लगा सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, रेड जायंट। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब ये रेड जायंट जो होता है आपका सारा का सारा हाइड्रोजन कंज्यूम कर चुका है, और यहाँ पर ये हीलियम धीरे धीरे दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने लगा, कार्बन तक पहुँच गया, कार्बन में कन्वर्ट होने लगा। अब इसके कोर में कार्बन 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 पूरा जम रहा है, और एकदम से लास्ट हाइड्रोजन फ्यूल जैसे ही ख़त्म होता है तो एक हीलियम फ्लैश आता है, पूरा हीलियम, और ये एक्सप्लोड होता है बहुत तेज़ी से। और जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये दो टुकड़ों में टूटता है। जो इसका सेंटर था जहाँ पर खूब सारा कार्बन जमा हो गया था, उसको हम लोग बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। याद रहेगा, ये वाइट ड्वार्फ है, और जो इसके ऊपर ऊपर ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेब्यूला। ये जो नेब्यूला बना ना आपका, इसको हम लोग कभी कभी प्लैनेटरी नेब्यूला भी बोलते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना कि प्लैनेटरी नेब्यूला का कहीं पर भी लिंक प्लैनेट से नहीं है, ये सन के तरीके से ही आता है। ये जो नेब्यूला बचा इसके बीचों बीच यहाँ पर आपका कहीं पर होगा वाइट ड्वार्फ, और ये जो नेबुला के चारों तरफ ही आप देख रहे हो पूरा हीलियम का ऐसे ऐसे कन्वर्जन हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा, और ये हीलियम जब पूरा एक्सप्लोड हुआ तो ये पूरे आपके ब्रह्मांड में फैला,
और यही ब्रह्मांड के यही सारे पार्टिकल्स आगे चल के अगेन डस्ट पार्टिकल का काम करेंगे एक नए स्टार को बनाने के लिए। समझ रहे हो? इसीलिए साइकिल है पूरा ये। फिर ये स्टार बनाएगा, फिर मरेगा, बस इसमें बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो अभी तक की बात समझ में आ गई। ये तो था स्मॉल स्टार की कहानी। अब हम बात करते हैं थोड़ा जब बड़ा स्टार होता है। जब लार्ज स्टार होता है ना, तो उसकी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। कुछ हद तक तो सेम है कि कहानी की शुरुआत वही होगी, क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ये जो क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट है, ये थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ये एक जायंट गैस का एक बड़ा गोला बनेगा। इसकी ग्रेविटी और ज़्यादा होगी, और चूंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए इस ग्रेविटी में जो इनवर्ड पुल है वो भी बहुत तेज़ी से होगा, और इसीलिए जो हाइड्रोजन का हीलियम कन्वर्जन है ये और तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये और तेज़ी से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ पर कम होता जाता है, तो इसमें अगेन बहुत साल लगते हैं। मतलब कि इसका जो हाइड्रोजन कंजम्पशन है ये आपके स्मॉल स्टार के कंपैरिजन में कम ही होता है। मान के चलो अगर वहाँ पर 100 मिलियन ईयर्स लग रहे थे, तो यहाँ पर शायद 1 मिलियन ईयर में ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो बड़े स्टार होते हैं ना, वो मतलब तेज़ी से अपना हाइड्रोजन गैस को ख़त्म कर देते हैं, मतलब अपना फ्यूल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ये बहुत बड़ा पार्टिकल, जब ये था ना, बहुत बड़ा डेंसिटी इसका है, तो इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ग्रेविटी बहुत तेज़ी से काम करता है, और इस ग्रेविटी के चलते जो हमारा न्यूट्रॉन का आपस में न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ जाता है, और इस न्यूक्लियर फोर्स के चलते बहुत सारे लेयर्स ऑफ एलिमेंट्स बनने लगते हैं। जैसे कि ये येलो वाला हीलियम हो सकता है, ग्रीन वाला हाइड्रोजन हो सकता है, उसके अंदर मान लो और भी लिथियम होगा, फिर कार्बन होगा, अंदर आते आते ऐसे आयरन तक में पहुंच जाता है। इसी के अंदर इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है, और ये भी एक तरीके से एक्सपैंड होता रहता है। जितना ये डेंस होता जाएगा, इसका एक्सपेंशन होता जाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं एक जायंट स्टार ही बनता है ना। लेकिन इस जायंट स्टार के बाद दो तरीके हो सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से ही चल रहा है, और इसको घुमा के फिर आप कुछ ऐसे लेके आओ, या तो ये एक बार बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होगा। मतलब इसका एक्सप्लोजन इतना बड़ा नहीं है ना। जो आप स्मॉल स्टार देख रहे थे, इसका एक्सप्लोजन इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुनाई देगा या फिर आपको परसीव होगा। लेकिन जब बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है ना, जब इसका भी लास्ट हाइड्रोजन एटम ख़त्म होगा, और जिस हिसाब से ये एक्सप्लोड करेगा वो अलग लेवल का होता है। इसमें आपका बनता है, ये है आपका सुपरनोवा। इसको देखो, इस तरीके से समझो आप, ये एक्सप्लोजन आप देख रहे हो ना, तो इस एक्सप्लोजन तक समझ में आया, ये भी ऐसे ही चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, और फिर ये घूम के आया यहाँ पर जायंट रेड पर, और ये फिर इधर गया। यहाँ से एक आपका क्या बना, न्यूट्रॉन का एक बड़ा सा गोला। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। ये जो बचा ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन का एक बड़ा गोला है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डेंस है। इतना ज़्यादा डेंस है, आप समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा डेंस कुछ चीज़ हो नहीं सकता है। एक टेबल स्पून पता नहीं कितने मिलियन टन्स का होगा इसका, इतना ज़्यादा भार होता है इसके अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा डेंस ये चीज़ होती है। और इसका जो एक और वर्जन होता है कि अगर ये 3 सोलर मास से ज़्यादा हुआ, तो ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करके एक पिन पॉइंट पर चला जाता है, और यही पिन पॉइंट हमारा अल्टीमेटली ब्लैक होल बनाता है। ठीक है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है कितना सोलर मास का है। लेकिन अगर थोड़ा कम रहा, है ना, तो ये क्या बनाएगा आपका, अगर पीछे न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा। और न्यूट्रॉन स्टार कभी कभी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ऐसे पल्सेस बाहर निकालता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पल्सेटिंग स्टार या पल्सर, इसी को नाम देते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यही है पल्सर। मतलब बिल्कुल डाइंग स्टार है, आप ये समझ लो, बिल्कुल लास्ट में यही बचा हुआ है बस। तो ओवरऑल समझ में आया क्या कि क्या है रेड जायंट, क्या है नेब्यूला, क्या है ब्लैक होल, क्या है न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, वाइट ड्वार्फ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ओवरऑल ये जो स्टेलर लाइफ साइकिल है ना, कुछ ऐसा था कि क्लाउड था, डस्ट और गैस का। अगर बहुत ज़्यादा मास है तो या तो ब्लैक होल बनाएगा और न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, और या तो अगर लो मास वाला है तो वो वाइट ड्वार्फ बनाएगा और प्लानिटरी नेबुला बनाएगा। इतना ही समझना था आपको, है ना। अब उसके वजह से जो ये पल्सेटिंग स्टार है, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस देखो कि पल्सेटिंग स्टार या पल्सर ग्लिच जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये इसके पोलर वर्ड्स, मतलब कि जो इसके दो पोल्स होते हैं, इससे एक बीम ऑफ लाइट निकलता है। तो जैसे हम लोग लाइट हाउसेस देखते हैं ना, कि हमारी शिप जब आती रहती है तो लाइट हाउस से बाकायदा इस पर टॉर्च जलता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। तो वैसे ही समझ लो ये भी रोटेट करता है बहुत तेज़ी से, तो एक कोन शेप का ये बन जाता है रोटेट करते हुए।
और इसका पल्स जो है वो हमारे अर्थ तक भी पहुंचता है और उससे भी पास होता है, और लोग इसी को रीड करते हैं एक्चुअल में, और इसी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि एक कॉस्मिक टूल के जैसे इसको इस्तेमाल करके हम लोग न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एक स्टार की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी कितनी सही है उसको टेस्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने दूर से आ रहा है उसके पल्सेस के बीच के डिस्टेंस को लेके, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया भाई। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में भी हमने पूरा पढ़ लिया कि 1 से 3 सोलर मासेस के बीच में जब स्टार कोलैप्स करता है तो न्यूट्रॉन स्टार आपका बन रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है सेफेड्स, नेबुला और पल्सर। दो तो आपने पढ़ लिया। पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन स्टार है जो कि मासिव स्टार के फ्यूल रन आउट होने से और कोलैप्स होने से बना है। तो बिल्कुल सही है कि नहीं? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया आज। नेबुला क्या है? नेबुला है स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। बिल्कुल गलत यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और सेफेड्स के लिए बोल रहा है कि जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। ऐसा हमने तो कुछ वैसे पढ़ा नहीं है ना, तो ये उल्टा ही हो रहा है। बल्कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोगों ने बोला कि भाई नेबुला जो होता है, ये रहा नेबुला, अगेन आपके क्लाउड डस्ट के जैसे फॉर्म करेगा। तो इनफैक्ट आप ये समझ सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है नेबुला के लिए यूज़ होना चाहिए था, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो ये इसका है। सेफेड्स इसका है। सेफेड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो कि डिम और ब्राइट पीरियोडिकली होते रहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरा वाला सही है। ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी था 2023 का ये क्वेश्चन। तो अब आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप फॉर श्योर लगा के ले आंसर दे के आओगे। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। आपको इसकी PDF या कुछ भी फर्दर मटेरियल्स चाहिए हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।